नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन से विवाद के बीच सेना प्रमुख एमएन नरवणे का लेह दौरा आज, तैयारियों की करेंगे समीक्षा। जी हाँ, इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, सैन्य वार्ता पर भारत अड़िग, कहा 2 मई से पूर्व की स्थिति बहाल करे चीन, वरना नहीं होगी कोई बात। जी हाँ, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन ये फैसला मान चुका है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि चीन किस तरीके से अब मान चुका है, वो अपनी सेनाओं को हटाएगा पीछे एलएसी से। तो ये अपने आप में बड़ी खबर, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। आखिर कल जो बड़ी बैठक हुई थी उसके बारे में अभी ये कुछ बड़ा खुलासा हुआ। इस बीच पतंजलि ने भी दावा किया कोरोना की वैक्सीन बनाने का। जी हाँ, पतंजलि ने दावा किया, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है, 70% दवा, 90%, 100% काम करेगी, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इन सबके बीच मारे के जवानों के लिए चीन में सीक्रेट प्रेयर मीट हो रहा है। जी हाँ, गालवान झड़प पर यूएस रिपोर्ट में 10 बड़े खुलासे हुए हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन इन सबके बीच बिहार चुनाव से पहले आरजेडी में जबरदस्त फूट हुई है। आरजेडी के 5 विधान पार्षदों ने छोड़ी पार्टी, जदयू में शामिल हुए। इस बीच रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा दिया, जो राइट हैंड माने जाते हैं उनके, लालू प्रसाद के। तो सब जानेंगे करके, जहां पर आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी में भी जबरदस्त राजस्थान में फूट देखने को मिल रही है, वो भी जानेंगे। सीबीएसई को लेकर कुछ एक बड़ी खबर आई, तो सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 4,41,000 को हुआ पार। जी हाँ, आपको बता दें 4,41,643 मामले कंफर्म हो गए हैं। आज टोटल 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 2,48,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस बीच राजस्थान में आज 199 मामले सामने आए, तो टोटल 15,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश में 462 मामले सामने आए, तो 9800 के आंकड़े पार कर गए हैं। इस बीच बिहार में आज 81 मामले सामने आए, तो 8,000 के करीब आंकड़े हो गए। जबकि उड़ीसा में 167 मामले सामने आए, तो 5400 के करीब आंकड़े हो गए हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, चीन से विवाद के बीच सेना प्रमुख एमएन नरवणे का लद्दाख दौरा आज, तैयारियों की कर रहे हैं समीक्षा। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सोमवार को कमांडर स्तर की बैठक 11 घंटे तक चली है। इस बीच सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे मंगलवार को दिल्ली में सैन्य कमांडरों के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद लद्दाख रवाना हुए हैं। वो उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के साथ जमीन और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा सेना प्रमुख कमांडर ग्राउंड कमांडरों के साथ गतिरोध पर चर्चा करेंगे और फॉरवर्ड स्थानों का भी दौरा करेंगे। आपको बता दें कि गालवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद सेना प्रमुख को पहली बार ले जा रहे हैं। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने रविवार को लद्दाख का दौरा किया था। आपको बता दें कि लद्दाख में हुई हिंसा में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सैन्य वार्ता में भारत अड़िग, कहा 2 मई से पूर्व की स्थिति बहाल करे चीन। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के मोल्डो में पहली बार हो रही सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा निकलता दिख रहा है। जी हाँ, ठोस नतीजा का मतलब यह है कि कल जो बात हुई थी उसमें भारत की एक ही मांग है, 2 मई के पहले की स्थिति चीन तत्काल बहाल करे। और जो ये नाटक हुए हैं, अब इस नाटक को पूर्णतः चैप्टर को बंद किया जाए। यानी किसी भी तरीके से हम अपनी ज़मीन पर या फिर एलएसी के आसपास चीन की जो सीमाएं हैं, जो सेनाएं हैं, उनको बिल्कुल भी रखना नहीं चाहते हैं। इसी को लेकर भारतीय सेना ने कल चीनी कमांडरों के सामने ये बात रखी है मजबूती से। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने जिस तरीके से आक्रामकता दिखा रहा है, इससे चीन में पूरी तरीके से सरेंडर होता दिख रहा है। और आपको बता दें कि चीन फिलहाल शांति की बात तो कल कह रहा था, लेकिन अब आज जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो इस स्तर पर बैठने में फैसला हुआ है कि पूर्वी लद्दाख में पीछे हटेंगी भारत और चीन, दोनों की सेनाएं, यानी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने वाली हैं। यानी अपने आप में अब ये बड़ी खबर है कि जहां पे पहले सेना थी, अब वहां से हटाई जाएंगी सेनाएं दोनों देशों के। हालांकि इसमें ये बड़ी बात सहमति बनती दिख रही है, देखने की बात होती है। लेकिन हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, पतंजलि का दावा, हमारी दवा में 3 दिन में 70%, जबकि 7 दिनों में 100% कोरोना मरीज रिकवर। जी हाँ, आज आपको बता दें कि पतंजलि की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें स्वयं बाबा रामदेव शामिल हुए और उन्होंने कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना दवा बनाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने के दावे बीच से उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था,
पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया है। इसके तहत हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया है। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवरी हुई है और एक की मौत नहीं हुई है। कोरोना के सभी चरण को हम रोक पाए हैं। दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किया गया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी की गई, जिनमें 3 दिन के अंदर में 70% रोगी रिकवर हो गए, जबकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जो भयंकर पॉजिटिव थे वो 7 दिनों में पूरे 100% लोग रिकवर हो गए हैं। हमारी दवा का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। तो ये पतंजलि का अब तक का बड़ा ऐलान है। इसको बाबा रामदेव ने लॉन्चिंग भी कर दिया है। इसका नाम है कोरोनिल दवा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये फ़िलहाल आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा। घर बैठे आप इसको मंगवा सकेंगे कोरोनिल दवा। बस मोबाइल ऐप जल्द ही इसकी लॉन्च होने वाली है और इसके लॉन्च होने के बाद आप ऑनलाइन घर बैठे कोरोनिल ये पतंजलि की दवा किट मंगा सकेंगे। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल अब ये देखने की बात होती है भारत सरकार इसको कितनी जल्दी ट्रायल करती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मारे गए जवानों के लिए चीन में सीक्रेट प्रेयर मीट हो रहा है। गलवान झड़प पर यूएस रिपोर्ट में 10 बड़े खुलासे। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख घाटी में तनाव की स्थिति है और गलवान घाटी में झड़प के दौरान भारतीय जवानों की शहादत ने इस माहौल को और गर्म कर दिया है। इस बीच चीन के झूठ का पर्दाफाश करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। वो बताती है कि चीन किस तरीके से जानबूझकर माहौल ख़राब कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में साफ उजागर हुआ है कि चीन सच छुपा रहा है। चीन का भारत के जवानों पर हमला सोची समझी चाल थी। जनरल झाओ झोंकी, जो कि चीन आर्मी के वेस्ट थिएटर कमांडर के प्रमुख हैं, उन्होंने ही भारतीय बॉर्डर पर इस एक्शन का आदेश दिया था। चीनी सेना ने अपने मारे गए सैनिकों के लिए एक मेमोरियल सर्विस भी रखा, लेकिन उसे किसी भी नज़र में नहीं आने दिया है। इस बीच जनरल झाओ झोंकी इससे पहले वियतनाम की लड़ाई और फिर 2017 में डोकलाम विवाद में भी अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो इस कमांडर की वजह से ये बहुत बड़ा आक्रामक हुआ था। हालांकि इसमें आपको बता दें कि चीन को भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। ये अमेरिकी रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। इसके साथ ही चीन चोरी छुपे अपने जवानों को ठिकाने लगाने में जुटा है और उनके प्रेयर का एकांत में स्थान भी बनाया है। हालांकि यूएस रिपोर्ट में ये सब खुलासे होने के बाद अब चीन में भी पूरी तरीके से जनता आक्रोशित है चीन सरकार के ही खिलाफ। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से बगावत। आरजेडी पार्टी में 5 विधान पार्षदों ने छोड़ी पार्टी, जदयू में हुए शामिल। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लग गया है। राजद के 5 विधान पार्षद जेडीयू में शामिल हो गए हैं। राजद के दिलीप राय, राधाचरण सेठ, संजय प्रसाद, कमरे आलम और राज विजय सिंह ने जदयू ज्वाइन कर ली है। जदयू की सचेतक रीना यादव के पत्र में आलोक में विधान पार्षद में राजद से आए जदयू में विधानसभा सदस्यों को मान्यता दे दी गई है। राजद में विधान परिषद उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होते ही विवाद शुरू हो गया है। पार्टी नेता पूर्व मंत्री भोला राय के समर्थकों ने सोमवार को राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर जाकर हंगामा किया। उधर जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप भी दिल्ली में अपना कागज़ तैयार करने में लगे हैं। तेज प्रताप इस बार विधान परिषद के उम्मीदवार बनने के प्रयास में है, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिवार के किसी सदस्य को सदन में नहीं भेजने का फैसला किया है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, यानी घर में भी टकराहट और बाहर में भी टकराहट तेज़ी के साथ बढ़ रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रमा सिंह के आरजेडी ज्वाइन करने की खबरों से पूरी तरीके से नाराज़ थे रघुवंश प्रसाद सिंह। तो ये गजब का पूरी तरीके से चुनाव से पहले आरजेडी में ज़बरदस्त फूट देखने को मिल रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। गहलोत बनाम पायलट, अब राजस्थान कांग्रेस भी आपस में भिड़ी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी, प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर सिरफुटौल शुरू। जी हाँ, राजस्थान के कांग्रेस को सत्ता पर काबिज होने के 1.5 साल के बाद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की जंग जारी है। राज्यसभा की 3 में से 2 सीटें जीतने के बाद अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कायम रहना चाहते हैं, जबकि गहलोत अपने किसी करीबी को बैठाना चाहते हैं, जबकि पायलट इसे हर हाल में बरकरार रखना चाहते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जारी है। ऐसे में सभी की निगाहें हैं। फिलहाल देखने की बात होती है, क्योंकि अगर अब कोई टकराहट आती है तो सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं।
लेकिन जो कुछ होगी हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। इन सब के बीच अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा 12वीं की परीक्षा टाल सकते हैं, ना कि रद्द कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं पर असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोरोना संकट को लेकर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की पिछली बोर्ड परीक्षाओं को बचे हुए इम्तिहान को टालने की मांग वाले याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीएसई बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में स्पष्ट तरीके से सीबीएसई ने कहा है कि फिलहाल हम अपनी परीक्षाओं को रद्द नहीं कर सकते हैं। इसे टाला जरूर जा सकता है, लेकिन इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। तो सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपना जवाब दाखिल किया है। आपको बता दें कि सीबीएसई में फिलहाल 1 से 15 जुलाई में होने वाली बोर्ड परीक्षा टालने पर सहमति बन गई थी, यानी परीक्षाएं कुछ समय के लिए टल सकती हैं, लेकिन रद्द नहीं किया जा सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब जीईएम पर घरेलू प्रोडक्ट की करनी होगी ज़्यादा रिकवरी, बदल गया नया नियम। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की खरीदारी के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल जेम उत्पादों से लोकल सामान की सीमा तय कर दी गई है। इसके साथ इसकी जानकारी को पोर्टल पर देना अनिवार्य होगा। अब जेम पर उन्हीं प्रोडक्ट की खरीदारी होगी जो लोकल बने होंगे। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम पर अपने संबोधन में वोकल फॉर लोकल की बात करते हुए घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कही थी। उनका कहना था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की थी कि लोकल के लिए वोकल भी बने। जेम पोर्टल से डिपार्टमेंट उन्हीं प्रोडक्ट्स की खरीदारी करेंगे जिनमें न्यूनतम 50% लोकल कंटेंट मानक का अनुसरण करता हो। डिपार्टमेंट खरीद पर अब क्लास 1 लोकल सप्लायर्स के लिए कोई भी बोली लगा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्लास 1 सप्लायर्स को 50% से ज़्यादा लोकल कंटेंट अनिवार्य होगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा फैसला, घरों से हटाए जाएंगे बिजली के चाइनीज मीटर। जी हाँ, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी थमा भी नहीं है। ऐसे में देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की लगातार आवाज उठ रही है। यूपी में इसको लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। यूपी में अब चाइना से बने बिजली के मीटर नहीं लगेंगे। राज्य उपभोक्ता परिषद की शिकायत के बाद ये बड़ा फैसला किया गया है। मीटर के अलावा चीन निर्मित बिजली उपकरणों पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी की गोरखपुर में लगे 15,000 चीनी मीटर हटाए जाएंगे। इसके साथ ही मीटर उपकरण आगे प्रयोग में न लाए जाने के लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किया है। अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के तहत यूपी के चीन के बिजली उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। इस बीच हरियाणा सरकार ने भी चाइनीज़ कंपनियों के ठेके को रद्द करने का फैसला किया। तो ये स्ट्राइक बीजेपी शासित राज्य लगातार कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम केयर फंड में बन रहे 50,000 वेंटिलेटर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों को भेजे गए हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री केयर फंड में आवंटित हुई राशि में 50,000 वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं। सरकार ने बताया है कि ये सभी वेंटिलेटर मेड इन इंडिया में हैं। इनमें से कई वेंटिलेटर बनकर विभिन्न राज्यों में बांटे जा चुके हैं। पीएमओ के अनुसार 50,000 वेंटिलेटर में अभी तक 2923 बन चुके हैं। इनमें से 1340 वेंटिलेटर को कुछ राज्यों को भेजे जा चुके हैं। महाराष्ट्र को 275 वेंटिलेटर मिले हैं। दिल्ली को 275, गुजरात को 175, बिहार को 100, कर्नाटका को 90 और राजस्थान को 75 वेंटिलेटर सौंपे गए हैं। 50,000 वेंटिलेटर में 30,000 भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी बना रही है। हम चलते अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर वार, राहुल गिरा रहे हैं सेना का मनोबल, चीनी पार्टी से माओ का असर। जी हाँ, चीन के साथ बॉर्डर पर जारी विवाद के बीच देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने चीन के सामने हाथ खड़े कर दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरते हुए बड़ी बातें कही हैं। चीन के साथ उनका कनेक्शन बता दिया है। मंगलवार को ट्वीट करके जेपी नड्डा ने लिखा है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, फिर चीन के सामने ज़मीन सरेंडर कर दी, और अब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी चीनी दूतावास में मुलाकात के लिए गए, और अब तनाव हुआ तो राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चीन से मिली हुई है। तो ये अपने आप में अब तक का बड़ा हमला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं 90 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। जी हाँ,
90,62,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 4,70,000 को पार कर गई है। इस बीच यूनाइटेड स्टेट में 23,55,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 1,22,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 11,11,111 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 51,000 को पार कर गई है। रसिया में 5,92,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 8300 के करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया की बात करें तो 4,40,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, जबकि 14,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुनिया भर का आंकड़ा है दोस्तों। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।